तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हो गया। अब शुरुआत करते हैं द कंपनीज एक्ट 2013 की। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। सीए फाउंडेशन के लिए तो है ही, लेकिन सीए इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन आपको सीए इंटर में मिलने वाला है। सो द कंपनीज एक्ट 2013 को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो चलो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कंपनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसके सर्कमस्टांसेस, वो सब पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कंपनीज एक्ट 2013, इट केम इनटू फोर्स ऑन 30th August 2013। तो कौन से डेट पे वो कौन से डेट से वो इफ़ेक्टिव है? 31st August 2013। It received the assent मतलब consent of President on 29th August 2013। तो 29th अगस्त को प्रेसिडेंट साहब का हमें कंसेंट मिल गया था, और 30th अगस्त को हमने वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिक नोटिफाई कर दिया था। तो दैट इज़ वाई जो दिन पे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आ गई, वो दिन से एक्ट इज़ एप्लीकेबल। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था अभी, तो सारे एक्ट्स होल ऑफ इंडिया को ही अप्लाई करते हैं। कंपनी को डिफाइन कैसे किया है? द कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इट मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इस एक्ट जैसे 2013 एक्ट में अगर उसे इनकॉर्पोरेट किया है तो वो कंपनी है। पहले के कोई एक्ट जैसे 1956 एक्ट है, उसके भी पहले एक्ट्स थे, उसमें इनकॉर्पोरेट किया है तो भी कंपनीज एक्ट आपको अप्लाई करेगा। तो जहाँ पर भी हम कंपनी वर्ड देखेंगे तो वहाँ पर सारे टाइप के कंपनीज आ जाएंगे जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए थे, पहले के एक्ट में हुए थे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी आर्टिफिशियल क्यों है? बिकॉज इट डजेंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है, आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। सो दैट इज वाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन वो पर्सन है, इट मीन्स लाइक अ पर्सन, इट कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम, तो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती हैं। एंड द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन मतलब कि ये केपेबल है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कर सकती है बिकॉज इट हैज़ सेपरेट लीगल स्टेटस। अच्छा, सेपरेट लीगल स्टेटस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो चलो इसमें से थोड़े और पॉइंट्स पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कंपनी इज सेपरेट and distinct from the members। जैसे प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप में कोई फ़र्क नहीं होता ना, ओनर में और बिजनेस में, वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का कि कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स। अच्छा, यहाँ पर कोई केस लॉ है जो आप लिख सकते हो एग्जाम में? डू यू नो द केस लॉ? यस, इट इज Salomon versus Salomon and Company Limited। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। यस, यही बताता है दैट कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। अच्छा, दिस सेपरेशन, इसको डॉक्ट्रीन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इट इज़ द डॉक्ट्रीन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, या फिर इसे डॉक्ट्रीन ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी बोल सकते हैं।
सो दिस इज़ द डॉक्ट्रीन ऑफ कॉरपोरेट वेल, डॉक्ट्रीन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनालिटी की कंपनी और मेंबर्स दोनों सेपरेट है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको वो कीवर्ड्स लिखवा रही हूँ जो आपके आंसर में होने ही चाहिए। यस तो ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में होने ही चाहिए। दैट अ कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। सेपरेट वर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए, डिस्टिंक्ट वर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए। सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ आपको लिखना है। डॉक्ट्रीन ऑफ कॉरपोरेट पर्सनालिटी, देखो लीगल वर्ड्स लिखोगे आपके आंसर में तभी तो लॉ में मार्क्स मिलेंगे। सादे वर्ड्स के लिए कहाँ मार्क्स मिलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, ये अगला फीचर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, सम में डाई, बिकम इंसॉल्वेंट, लेकिन कंपनी पे कोई असर नहीं होता है। द कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसेनिटी ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, यहाँ पर अगर कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलती रहती है, लेकिन इफ़ द मेंबर डाइज तो उसके शेयर्स किसके पास चले जाएंगे? वेरी गुड, अगर आपने ये कहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आपका आंसर सही है। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो फिर कहाँ पर जाएंगे? उसके शेयर्स किसके पास जाएंगे? उसके शेयर्स चले जाएंगे ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी। किसके पास चले जाएंगे? ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी। इंसेनिटी, अगर वो इंसेन हो गया है तो किसके पास चले जाएंगे? गार्डियन। तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास शेयर्स चले जाएंगे। इसका लीगल वर्ड क्या है? आपको लीगल टर्म पता है? दिस इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिसीवर, असाइनी या फिर गार्डियन के पास चले जाते हैं शेयर्स। वेरी गुड। अच्छा अगला फीचर क्या है? अगला फीचर है कॉमन सील। देखो कंपनी पर्सन है, मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है तो फिर साइन तो करना पड़ेगा ना। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन कैसे करेगी? तो लॉ बोलते हैं उसकी एक कॉमन सील बनवा लेते हैं। So what is the meaning of common seal? It is nothing but signature of the company. क्योंकि कंपनी तो पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी तो साइन तो करना ही पड़ेगा ना। इज इट मैंडेटरी? क्या सील कंपलसरी है अभी? लॉ बोलता है नो, कॉमन सील अफिक्स करना कंपलसरी नहीं है। नाउ दिस हैपेंड आफ्टर द अमेंडमेंट। ये जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ना, दिस हैपेंड आफ्टर द अमेंडमेंट्स विच आर मेड इन द ईयर 2015। तो 2015 के बाद हमने बोला नहीं भाई ये तो कॉमन सील कंपलसरी मत रखो, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। अच्छा अगर कॉमन सील कंपलसरी नहीं है तो फिर साइन कौन करेगा? किसी ना किसी को तो साइन करना, अभी सील तो लगा नहीं रहे आप। लॉ बोलते हैं ठीक है एक काम करते हैं, 2 डायरेक्टर्स को बोलते हैं वो साइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी है, सो देन 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी विल साइन। हर केस में कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा क्या? हर कंपनी में नहीं होगा? नहीं, कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में अपॉइंट होता है एंड कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है। सो 10 या फिर 10 से ज़्यादा। ओके तो अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तभी आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करोगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं ना, तो डायरेक्टर ही साइन कर लेगा। लायबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है, इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स। मैं थोड़ा इसको कम कर देती हूँ। इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स
और इट मे बी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या? देखो, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है इट इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सपोज फेस वैल्यू 10 है तो बस आप 10 ही दोगे, उससे ज़्यादा नहीं दोगे। आपने तो 6 रुपीज़ पे कर दिया है, यू हैव पेड 6 रुपीज़, तो फिर आपकी लाइबिलिटी रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 4 रुपीज़, उससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। फिर लिमिटेड बाय गारंटी मतलब योर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी विच यू हैव गिवन। अब यहाँ पर भी 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। इस कंपनी में विद शेयर कैपिटल हो सकता है और इन कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती हैं। अगर सपोज मान लो कि आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल भी है तो आपकी 2 लाइबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहली लाइबिलिटी होगी द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स और दूसरी लाइबिलिटी होगी द अमाउंट ऑफ गारंटी। अच्छा चलो बताओ, ये जो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स है ये आपको कब मिलेगा? कभी भी ले सकते हो, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी मंगवा सकते हो। अच्छा, और ये जो गारंटी का अमाउंट है ये कब मिलेगा? ये तो भैया सिर्फ आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, ये अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर उसकी लायबिलिटी क्या होगी? तो फिर एक ही लायबिलिटी होगी, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ गारंटी, क्योंकि शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो जितनी आपकी गारंटी उतनी ही लायबिलिटी। ये कब मिलेगा आपको बताओ? यस, वेरी गुड, ये मिलेगा आपको एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देखो स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में एक्चुअली रिवीजन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं तो पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो यहाँ पर इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है। अगर शेयर कैपिटल है देन द लायबिलिटी इज़ द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स एंड द अमाउंट ऑफ गारंटी। अगर विदाउट है तो एक ही लायबिलिटी है, शेयर जो अमाउंट ऑफ गारंटी है वो कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। चलो स्टूडेंट्स, ये फटाफट अपने वर्कबुक में लिख लो। लिख लिया? ठीक है, यू कैन एनी टाइम पॉज द वीडियो, राइट दिस। ओके, अच्छा, देयर इज़ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लेकिन ये किसके पास होगी फ्री ट्रांसफरेबिलिटी? फ्री ट्रांसफरेबिलिटी प्राइवेट कंपनी में होती है। कैन यू फ्रीली ट्रांसफर शेयर्स? नो। पब्लिक कंपनी में क्या फ्री ट्रांसफरेबिलिटी रहेगी? यस। मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मर्ज़ी, हम जिसे चाहे उसे शेयर्स दे सकते हैं। मैनेजमेंट कौन करता है बताओ? कंपनी में मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ओनर्स कौन होते हैं? क्या वो ओन भी करते हैं? नहीं, ओनरशिप तो मेंबर्स के पास रहती है, लेकिन वो खुद मैनेज नहीं करते। दे हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस कंपनी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बाकी फॉर्म्स में जो ओनर है वही मैनेज भी करता है ना, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। स्टूडेंट्स जस्ट चेक कि आपकी वर्कबुक कंप्लीट है या नहीं। देखो ये सब आपने लिखा है कि नहीं, प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, जस्ट एक बार चेक कर लो। ओके, ये देख लो, डन, ठीक है। ये लिखा? हाँ, लिख लिया। चलो फिर हम प्रोसीड करें। नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल और उसके सर्कमस्टांसेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर इन कॉरपोरेट वेल इज लिस्टेड, प्योर थ्योरी लॉन्ग आंसर अगर आपको आया तो सीधा लिफ्टिंग के पॉइंट्स मत लिखना,
पहले आप एक्सप्लेन करना कि भाई ये कॉरपोरेट वेल क्या होती है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स में क्या लिखेंगे, पहले तो हम कॉरपोरेट वेल एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे दैट व्हाट आर द देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर बाद में हम सर्कमस्टांसेस लिखेंगे वेर इन द कॉरपोरेट वेल में बी लिफ्टेड। तो पहले मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, सीधा जंप नहीं करोगे सर्कमस्टांसेस पे, सीधा जंप नहीं करोगे लिफ्टिंग पे, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो फिर जाओ। तो सबसे पहले कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। इसमें कीवर्ड्स क्या है, आप क्या लिखोगे? यस, वेरी गुड। कॉरपोरेट वेल मतलब क्या? इट इज़ द वेल ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, मतलब कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। तो कैन आई से, मुझे यहाँ पर सेपरेट लीगल स्टेटस के बारे में लिखना है, येस और नो? मुझे सेपरेट लीगल स्टेटस के बारे में लिखना है। मैं वो केस लॉ सालोमन वर्सेस सालोमन वो भी मेंशन यहाँ पर करूँगी और मैं ये भी लिखूँगी दैट कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। दोनों में बहुत फ़र्क है। कंपनी इज a separate person in the eyes of law, capable of entering into contract in its own name। वो सब कॉरपोरेट वेल के पॉइंट्स हम लिखेंगे। बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जब ये डायरेक्टर्स या फिर ऑफिसर्स, ओके, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, अगर सपोज ये इस वेल का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेल, दे टेक एडवांटेज ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। उन्हें तो लगता है कि भाई अब कंपनी के नाम पे कोई भी गलत काम करो, कंपनी को ले जाओ ना जेल में, तुम फ़ायदा उठा रहे हो कंपनी का, हाँ, तुम इस सेपरेट लीगल स्टेटस का फ़ायदा उठा रहे हो। दे टेक एडवांटेज ऑफ कॉरपोरेट वेल, देन इन दिस केस कॉरपोरेट वेल में बी लिफ्टेड। अच्छा, अगर लिफ्ट हो गई तो उस केस में कंपनी, डायरेक्टर्स, officers in default, they will be considered as one and the same. In fact, these officers, directors, they will be held personally liable। ठीक है, तो सेपरेट लीगल स्टेटस हम हटा देंगे, सेपरेट लीगल स्टेटस हटा देंगे। कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम, दे विल नाउ बी पर्सनली लायबल। ठीक है, तो ये हो गया लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, वो भी आप लिख सकते हो। आपको लिखना है तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, आप ये भी लिख सकते हो। कंपनी को छोड़ो, इन मेंबर्स को करो, कंपनी का तो दिमाग है नहीं ये सब गलत काम करने का। तो स्टूडेंट्स, आप पहले ये सब एक्सप्लेन करोगे और फिर क्या लिखोगे? सर्कमस्टांसेस। चलो, सबसे पहला सर्कमस्टांस क्या है? फेलियर टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन मनी बुलाने से पहले हम हमारा मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतना आया तो प्रोजेक्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि मुझे तो 1000 करोड़ रेज करना है। ये जो 1000 करोड़ है ये मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इतना तो आना ही चाहिए तो ही मैं प्रोजेक्ट करूँगी। आया ही नहीं, लोगों ने प्रॉमिस ही नहीं किया कि वो मेरे शेयर्स खरीदेंगे, एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आना था वो भी नहीं आया। तो लॉ बोलता है ठीक है, एक काम करो, सब रिटर्न कर दो। नहीं आया ना उतना पैसा तो प्रोजेक्ट करके क्या फ़ायदा, रिटर्न कर दो।
इफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज, आप लिखोगे नॉट सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मतलब क्या? सब्सक्राइब मतलब एक प्रॉमिस होता है। देखो मेरा ना शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो लोग सब्सक्राइब करेंगे मतलब वो प्रॉमिस करेंगे कि जब भी कंपनी 10 रुपीज़ बुलाएगी तो वो दे देंगे। तो अभी कंपनी 5 रुपीज़ बुलाए, 6 रुपीज़ बुलाए, 7 रुपीज़, जितना भी बुलाएगी 10 तक हम देने को तैयार हैं। तो उनका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो आना चाहिए, मतलब लोगों से एटलीस्ट प्रॉमिस तो आना चाहिए कि जब मंगाए वो लोग दे देंगे। एंड द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मिला ही नहीं। सो मिनिमम अमाउंट इज़ नॉट सब्सक्राइब, लोगों ने प्रॉमिस ही नहीं किया। एंड द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, तो ना तो उन्होंने प्रॉमिस किया तो एप्लीकेशन के साथ पैसा नहीं दिया, मतलब तो वो लेने ही नहीं वाले मेरे शेयर्स, अप्लाई नहीं किया तो कैसे देंगे ना। इट इज़ नॉट रिसीव्ड विद इन 30 days, तो हम तो रुक रहे थे कि भाई पैसा आएगा पैसा आएगा, आया ही नहीं। तो लॉ बोलता है कि फिर 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू से रिटर्न कर दो, along with interest at the rate of 15% per annum। अब लॉ क्या बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, नहीं आया तो 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर दो, वरना आपको रिटर्न करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब ये डायरेक्टर्स पैसा रिटर्न नहीं करे, डायरेक्टर्स का तो दिमाग है नहीं ये सब करने का, ये तो ये कंपनी का तो दिमाग है नहीं, ये तो डायरेक्टर्स वगैरह वही सोच रहे हैं ये सब। तो हमने कॉर्पोरेट वे लिफ्ट कर दी, वी आर होल्डिंग देम पर्सनली लायबल। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, मिस डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? देखो यहाँ पर ना दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैंने नाम लिखा ही नहीं है, अच्छा लिखा है तो प्रॉपरली नहीं लिखा है। तो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, या तो मैंने कंपनी का नाम ही नहीं लिखा है, या फिर लिखा है तो सही तरीके से नहीं लिखा है। नेम इज़ नॉट मेंशन्ड, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर डायरेक्टर ने सिर्फ अपना साइन कर दिया, यार ये लिखा ही नहीं दैट ही इज़ साइनिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज़ साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आप क्या मानोगे बताओ स्टूडेंट्स? आपको तो यही लगेगा ना कि ये तो डायरेक्टर का पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ही इज़ पर्सनली लायबल। तो कंपनी का नाम उसने लिखा ही नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि दिस डायरेक्टर इज पर्सनली लायबल, है कि नहीं? अब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी को छोड़कर आप डायरेक्टर पे केस कर रहे हो, कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हो गया कि नहीं? नेम प्रॉपरली मेंशन्ड ही नहीं है। अब जैसे ना चेक पर नेम ऑफ द कंपनी वॉज एल एंड आर एजेंसीज, लेकिन चेक पे लिखा था LR एजेंसीज। डायरेक्टर ने भी पता नहीं क्या उसके दिमाग में है, उसने साइन कर दिया। अब अगर क्रेडिटर को, जैसे हमने चेक दिया है, उसे केस करना है, तो वो देखने गया अरे LR एजेंसीज तो कोई कंपनी ही नहीं है। फिर साइन किसने किया? अच्छा ये डायरेक्टर ने साइन किया है। अभी तुमने साइन किया है तो तुम्हें लायबिलिटी भी बेयर करनी पड़ेगी। तो ये केस में द डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल, ये भी पर्सनली लायबल होगा। फॉर डिटर्मिनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या आप बोल सकते हो ये कंपनी ना मेरी फ्रेंड है और वो एनिमी कंपनी है? अरे कंपनी कैसे आपकी फ्रेंड या एनिमी होगी, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना। जो उसे कंट्रोल करते हैं वो आपके फ्रेंड या एनिमी है कि नहीं? तो लॉ क्या बोलता है, कंपनी को छोड़ो and you see the character of persons who control the company। इन्हें देखो ना, इनका कैरेक्टर देखो, ये आपके फ्रेंड है या एनिमी है वो देखो।
यहाँ पर केस लॉ भी है स्टूडेंट्स, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। सिर्फ नाम लिखना है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंपनी को छोड़कर उन पर्सन्स का स्टेटस देख रहे हो, कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। अरियर्स ऑफ टैक्स, हु इज़ लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स? टैक्स किसकी लायबिलिटी है? कंपनी की ना, कंपनी लायबल, इट्स अ सेपरेट पर्सन। तो टैक्स लायबिलिटी किसकी है? कंपनी। पर कभी कभार ना आप कंपनी इसीलिए फॉर्म करते हो ताकि आप टैक्स ना पे करो। सो इफ कंपनी इज फॉर्म्ड, लिखो स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स हैं। इफ कंपनी इज फॉर्म्ड टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स, if company is formed to avoid the payment of tax, the corporate veil is lifted। कंपनी आपने इसीलिए फॉर्म की है ताकि आपको टैक्स ना भरना पड़े, कॉरपोरेट वेल इज लिफ्टेड। कंपनी का तो दिमाग है नहीं ये सब प्लान करने का, ये मेंबर्स ही कर रहे होंगे, लिफ्ट कर दो वेल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सर डिनशॉ मनकजी पतीत वर्सेस अननोन, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, आए भी हैं। When a company is formed to avoid welfare laws, welfare laws किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। हम उन्हें बोनस नहीं देना चाहते, पीएफ नहीं देना चाहते, या फिर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने में, तो ऐसे केसेस में भाई कंपनी तो ये सब सोच नहीं सकती, ये ज़रूर इन डायरेक्टर्स, इन ऑफिसर्स का काम होगा। लिफ्ट कर दो कॉरपोरेट वेल, उन्हें लायबल करो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वर्सेस द कंपनी। यहाँ पर पता है क्या हुआ था? एक होल्डिंग कंपनी थी और एक सब्सिडरी कंपनी। वैसे तो ये सेपरेट होते हैं इन दी आइज ऑफ लॉ, दे आर सेपरेट पर्सन, लीगल एंटिटी अलग है, लेकिन यहाँ पर हमने इनके बीच का वे लिफ्ट कर दिया था। बोथ वर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। केस लॉ में ऐसा हुआ था, वे लिफ्ट करके होल्डिंग सब्सिडरी को एक ही कंसिडर किया था। ओके, तो केस लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वर्सेस द कंपनी। नेक्स्ट, अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग क्या होता है? बियॉन्ड द पावर्स। यस, वेरी गुड, बियॉन्ड द पावर्स। देखो, कंपनी ना वही काम कर सकती है जो उसका मेमोरेंडम अलाउ करता है। अगर हम मेमोरेंडम से आगे जाके बियॉन्ड कुछ काम करते हैं, देन वो बियॉन्ड मेमोरेंडम अगर मैंने कुछ काम कर दिया, देन दैट इज अल्ट्रा वायर्स, वॉइड है वो। मतलब कंपनी तो लायबल है ही नहीं, तो फिर कौन लायबल होगा इनके लिए? बताओ स्टूडेंट्स। यस, द डायरेक्टर्स, द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, वो लायबल होंगे। यस और नो? वेयर कंपनी इज अ शैम, शैम मतलब होक्स। होक्स का मीनिंग है स्टूडेंट्स, लिखो, फेक। भाई कंपनी मैंने इसीलिए बनाई है ताकि उसको मैं एज अ शील्ड यूज कर सकूं टू हाइड माय रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने कंपनी को यूज किया एज अ शील्ड टू हाइड माई रॉन्गफुल एक्ट। मैंने कंपनी को आगे रखा और उसके पीछे मैं गलत काम करती, तो मेरा कंपनी फॉर्म करने का वही एम था, टू यूज इट एज अ शील्ड। इधर भी एक केस लॉ है, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्नी, वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एज एन एजेंट ऑफ मेंबर्स। कंपनी क्यों फॉर्म की है?
टू एक्ट एज एजेंट ऑफ मेंबर्स। एजेंट ऑफ मेंबर्स मतलब प्रिंसिपल कौन हुआ यहाँ पर? मेंबर्स। द कंपनी इज फॉर्म्ड एज एन एजेंट ऑफ मेंबर्स, मतलब कंपनी एजेंट है मेंबर्स की, तो प्रिंसिपल मेंबर्स हुए ना। अच्छा एक बात बताओ, हु इज लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट? प्रिंसिपल ना। तो यहाँ पर कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स लायबल होंगे क्या? एक्ट कंपनी का, लायबल मेंबर्स। तुम तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर रहे हो, कंपनी को छोड़कर मेंबर्स को लायबल कर रहे हो। कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। सो हियर कंपनी, कीवर्ड्स क्या होंगे? कंपनी विल बी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ मेंबर्स। कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, येस और नो? तो स्टूडेंट्स देख लो एक बार, आपने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के नोट्स आपके वर्कबुक में बराबर लिखे हैं कि नहीं? वर्कबुक कंप्लीट होनी चाहिए, यही तो हमारे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी बन रहे हैं। जस्ट चेक सब बराबर है, ये भी देख लो। ओके नेक्स्ट, डन, वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है एंड नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लेते हैं। इन पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के हिसाब से आपकी जो कंपनी है वो या तो 1% कंपनी हो सकती है, या फिर प्राइवेट कंपनी, या पब्लिक कंपनी। अच्छा, अगर मैं 1% कंपनी की बात करूँ तो नाम में ही लिखा है 1%, मतलब एक ही मेंबर होगा, मिनिमम भी एक ही होगा, मैक्सिमम भी वही एक है। तो यहाँ पर अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होगा, इसलिए तो इसे 1% कंपनी कहा जाता है। अगर मैं मिनिमम डायरेक्टर्स की बात करूँ तो जो मेंबर है ना वही डायरेक्टर भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम 1 डायरेक्टर की ही रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्टर में भी मुझे मिनिमम 1 चाहिए। मैक्सिमम आपके 15 तक डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो मेंबर है वही डायरेक्टर भी होगा। नाउ फिर आप प्रोप्राइटरी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें अगर अकेले ही बिजनेस करना था तो प्रोप्राइटरी में कर लेते ना। देखो प्रोप्राइटरी में ना मुझे बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पड़ता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और 1% कंपनी है, मतलब यहाँ पर तो कंपनी के सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, वो भी तो सब मिलेगा ना। प्रोप्राइटरी में ये सब कहाँ पर है? अब आप बोलोगे कि मैम आप बता रहे हो कि कंपनी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो क्या वो परपेचुअल सक्सेशन भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो मेंबर मिनिमम 1 है और मैक्सिमम भी 1 ही है, तो उसे कुछ हो जाएगा तो फिर परपेचुअल सक्सेशन कैसे होगा? इसीलिए तो हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। तो अगर मेंबर को कुछ भी हो जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेंबर डाइज, या वो इनकेपेबल हो जाता है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो इनकेपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, वो केस में फिर मेंबर के बदले उसका नॉमिनी बैठ जाएगा। नॉमिनी की जगह खाली हो गई ना, तो वो किसी और को नॉमिनेट करेगा। तो ये सिलसिला तो चलते ही रहने वाला है कि आप अगर मेंबर हो, आपको कुछ हो गया तो आपका नॉमिनी आ गया, नॉमिनी किसी और को नॉमिनेट करेगा, और नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। तो यही सब परपेचुअल सक्सेशन है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर मिनिमम तो 1 मेंबर है, मैक्सिमम भी 1 ही है। जो मिनिमम 1 है ना मेंबर, वो डायरेक्टर का भी काम करता है। So it has only one person as a member who will act in the capacity of director as well as shareholder. अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये जो मेंबर है, क्वालिफिकेशन डजंट मीन कि वो बीकॉम है या सीए है, वो नहीं बोल रही हूँ।
क्वालिफिकेशन मतलब ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. और सिटीजनशिप तो आपको पता है ना, सिर्फ नेचुरल पर्सन्स को मिलती है. तो ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इस हिसाब से आप याद रखोगे. तो पहले तो वो इंडियन सिटीजन होगा, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एंड ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया. रेजिडेंट मतलब he must stay in India for at least 182 days during the immediately preceding one financial year. तो उसे इंडिया में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 182 डेज, तब जाके वो रेजिडेंट बने, मतलब 6 महीने तो इंडिया में होना चाहिए. तो मेंबर और नॉमिनी दोनों की रिक्वायरमेंट सेम ही है कि वो एक इंडियन सिटीजन होगा, रेजिडेंट होगा, नेचुरल पर्सन होगा. नो पर्सन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो पर्सन shall be eligible to incorporate more than one OPC or become a nominee in more than one such company. मतलब कि एक जो पर्सन है ना, वो 2 OPC में मेंबर नहीं हो सकता और वो 2 OPC में नॉमिनी भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो 2 OPC में मेंबर नहीं हो सकता, वो 2 OPC में नॉमिनी नहीं हो सकता. लेकिन हाँ, कैन ही बी मेंबर इन वन, नॉमिनी इन अनदर, वो चलेगा. सो ही कैन बी मेंबर इन वन OPC, नॉमिनी इन अनदर OPC. तो एक में मेंबर, दूसरे में नॉमिनी, वो हो सकता है, हाँ ये चलेगा. अरे लेकिन प्रॉब्लम तो अभी आएगी, रुको. जहाँ पर वो नॉमिनी है उधर का मेंबर डाइड, तो यहाँ जहाँ पर वो नॉमिनी था ना, वहाँ का मेंबर डाइड. अरे तो अब ये जो नॉमिनी है वो मेंबर बन गया. अब तो वो 2 OPC में मेंबर बन गया ना. देखो 2 OPC में वो मेंबर बन गया, ये तो अलाउड ही नहीं है. तो लॉ बोलता है देखो ये तो हम नहीं अलाउ कर सकते, आपको 180 डेज में चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से OPC में एज अ मेंबर कंटिन्यू करना है. आप कोई भी चूज कर लो ना, तो आपको 180 डेज में चूज करना पड़ेगा वो OPC जहाँ पर आपको मेंबर कंटिन्यू करना. चलो मान लो कि वो फर्स्ट OPC में मेंबर कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर. तो इधर इधर का क्या करेंगे फिर? जब भी वो मेंबर बना होगा उसने किसी ना किसी को तो नॉमिनी अपॉइंट किया होगा ना, तो वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, वो किसी और को नॉमिनेट करेगा. तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा. नॉमिनी कौन है उसका नाम आपको मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है. तो ROC को भी तो पता चल जाएगा ना नॉमिनी कौन है. चेंज भी कर सकते हो आप बाद में, कोई टेंशन नहीं है. अरे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, बहुत अच्छा चल रहा है. लॉ बोलते हैं भाई अभी OPC अकेले तुमसे कैसे मैनेज होगा ना, कन्वर्ट करो चलो. तो ये जो हमारी बात है, दिस इज टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी कन्वर्शन. तो आप कंपल्सरीली कब कन्वर्ट करोगे? जब आपका पेड अप कैपिटल 50 lakhs से ज़्यादा हो जाता है, या फिर द वर्ड इज और, या फिर आपका जो एवरेज एनुअल टर्न ओवर है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, तो वो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको कन्वर्शन तो करनी पड़ेगी. तो आपका पेड अप कैपिटल 50 lakhs से ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपका एवरेज एनुअल टर्न ओवर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड. अब ये रेलिवेंट पीरियड मतलब क्या? रेलिवेंट पीरियड मतलब प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. 2 करोड़ से ज़्यादा एवरेज हो रहा है, कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा. अच्छा, अगर मैं वॉलेंट्री कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है OPC में बिजनेस करना, लेकिन मैं वॉलेंटरीली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहती हूँ, तो लॉ बोलते हैं 2 साल रुको. वॉलेंट्री कन्वर्जन हो सकता है ओनली
2 years after incorporation. लेकिन मैम उसके पहले मेरा पेड अप कैपिटल बढ़ गया या फिर ना टर्नओवर बढ़ गया, हाँ तो फिर आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको और कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। वॉलेंटरीली के लिए 2 साल रुक जाओ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, या फिर अगर वो लिमिट्स पहले ही आ गए तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स देख लो ये सब आपने लिख लिया है कि नहीं। चलो let us continue with private company. Now private company is defined under section 2 clause 68 of the act. कैसे डिफाइन किया है? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं? सबसे पहला, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, जैसे पब्लिक कंपनी में होती है ना, बिना पूछे किसी को भी ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं है, पूछ के करना पड़ता है। सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है, एक्सेप्ट in case of OPC, that is 1% company, the maximum number of members is 200। मतलब आप अपनी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट है, देयर इज प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन to public for subscription of securities. You cannot give invitation to the public. आप पब्लिक से पैसा इनवाइट नहीं कर सकते, आप एक प्राइवेट कंपनी हो, क्लोज नेट कंपनी। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस होंगे मेरे आर्टिकल्स में। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ही नहीं देन आई विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। तो मुझे पब्लिक कंपनी के सारे प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे क्योंकि मेरे आर्टिकल्स में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ही नहीं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? वो भी 2। तो जो मेंबर्स है वही डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। कितना इजी है प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71। बहुत इजी डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी एक वो कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितना सिंपल है, देखो, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है मतलब वो पब्लिक है। अच्छा, आपकी जो कंपनी है इट इज़ अ सब्सिडियरी, आपकी जो कंपनी है इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक। तो लॉ बोलता है कि भाई देखो, तुम भले ही प्राइवेट हो लेकिन फिर भी हमारे लिए, बिकॉज यू आर अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक, तुम भी पब्लिक ही मानी जाओगी। सो व्हाट अबाउट अ प्राइवेट सब्सिडियरी व्हाट अबाउट अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक? तो आप एक प्राइवेट सब्सिडियरी हो ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो आप भी, यू विल बी डीम्ड टू बी a public company. Okay, you will be deemed to be a public company. अच्छा, मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे पब्लिक कंपनी में? मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स 3, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स 3, मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो सब आपको पता था। Next we have classification of companies on the basis of liability.
देखो लाइबिलिटी में अगर हम क्लासिफाई करें, इट मे बी आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? इसमें आपकी लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट विच इज़ अनपेड, या इट इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू। मान लो फेस वैल्यू 10 है, आपने पे किया है 6 रुपीज़, तो अब आपकी लाइबिलिटी होगी ओनली ₹4 पर शेयर। भाई इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट विच इज़ रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स, हम इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? यहाँ पर ना मेंबर्स गारंटी देते हैं कि हम वाइंडिंग अप पर इतना पैसा देंगे। लाइफ टाइम में तो कंपनी को खैर ज़रूरत नहीं होती इनके पैसे की, कंपनी के पास पैसा आते रहता है, इसीलिए तो वो गारंटी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वाइंडिंग अप पे ज़रूरत पड़ती है, तो मेंबर्स गारंटी देते हैं इतना तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी यू मे हैव शेयर कैपिटल, यू मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। सपोज़ आपकी गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल भी है, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैसों की ज़रूरत लगती रहती है। तो दो लाइबिलिटीज़ होंगी यहाँ पर, वन इज़ द अमाउंट विच इज़ अनपेड, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, और दूसरी लाइबिलिटी होगी द अमाउंट ऑफ गारंटी। ये जो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स है वो कब मिलेगा? कंपनी कभी भी बुला सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी बुला सकती है। और ये जो गारंटी का अमाउंट है भाई, ये तो आपको वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा। अच्छा, कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं है तो एक ही लायबिलिटी है हमारी, शेयर कैपिटल ही नहीं है, एक ही लायबिलिटी है, द अमाउंट विच इज गारंटीड, तो अमाउंट ऑफ गारंटी। ये कब मिलेगा? ये तो वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा, दिस यू विल गेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि अगर आप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अभी आप सोचोगे कि मैम एक तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ऊपर से वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रख रहे हो, क्यों कोई ऐसा करेगा? देखो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, ये सिर्फ वाइंडिंग अप पे अनलिमिटेड हो जाती है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो लॉ बोलता है अरे डोंट वरी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, हाँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आपकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। तभी देखेंगे ना, तभी देखी जाएगी। क्रेडिटर्स के लिए तो हमेशा हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है, ठीक है, अनलिमिटेड एज फार एज क्रेडिटर्स आर कंसर्न। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो लिमिटेड लायबिलिटी का मज़ा ले लो, बाद में देखेंगे अनलिमिटेड हो जाएगी, जब वाइंडिंग अप होगी तभी देखेंगे। अच्छा, अगर मैं क्लासिफिकेशन एज पर कंट्रोल की बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो इसमें हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ये कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, एसोसिएट वो होल्डिंग सब्सिडरी का ही पार्ट है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है। स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 51 है, मतलब 51 या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 50% भी नहीं है, एटलीस्ट 51 तो होना ही चाहिए ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। कौन ओन करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या एनी स्टेट, या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। आपके कंपनी में गवर्नमेंट ने सिर्फ शेयर होल्डिंग रखी है, आप गवर्नमेंट नहीं बन गए। गवर्नमेंट सिर्फ आपके कंपनी में थोड़े शेयर्स ओन करती है, बाकी कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी
विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है, आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, आपकी जो सब्सिडरी है ना, आपकी जो सब्सिडरी, उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानने लगेंगे। इट इज डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आप तो गवर्नमेंट कंपनी हो, आपकी सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, तो जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई होते हैं, प्रोविजंस, वो आपको भी हो जाएंगी। अच्छा, ये फॉरेन कंपनी क्या होती है? देखो, फॉरेन डोमेस्टिक है ना, वो आजकल इनकॉर्पोरेशन पे डिपेंड होता है। आप कहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हो? इंडिया में हो तो डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन में हो तो फॉरेन कंपनी हो। तो अभी फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इंडिया में हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? अरे क्योंकि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ना, वो इंडिया में काम करती हैं, इसीलिए उनको इंडियन लॉज अप्लाई करेंगे। तो फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उसका इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ है, लेकिन 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 वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। इट हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कैसे? देखो, या तो खुद से होगा या फिर एजेंट से होगा। तो या तो खुद से वो बिजनेस कर रही है या तो एजेंट से करवा रही है। फिजिकली प्रेजेंट हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया। तो ऐसे मीन से भी आप प्रेजेंट हो सकते हो। तो वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो उसे इंडियन लॉज अप्लाई करेंगे। इट मे कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, मतलब ये तो स्कोप को बहुत वाइड कर रहा है। तुम इंडिया में कोई भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी करो, तुम्हें ये रूल्स अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारा जो एक्ट है ना, वो होल्डिंग कंपनी को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं करता। बोलता है आई एम होल्डिंग इफ़ यू आर माई सब्सिडरी। मैं होल्डिंग हूँ अगर आप मेरी सब्सिडरी, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी कौन होती है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। Subsidiary means a company in which the holding controls the composition of the board। मतलब देखो, सपोज एक एच कंपनी है, ठीक है, एंड वो एस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल सकती है, अपॉइंट भी कर सकती है अपनी मर्जी से, तो ये बन गई होल्डिंग। तो कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब क्या? यू कैन आइदर अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ एस, तो आप उसके होल्डिंग बन गए। या फिर ये वर्ड है और, या फिर यू एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो सपोज एच लिमिटेड, एच कंपनी जो है ना, वो एस की आधी से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, होल्डिंग कंपनी हो गई। आइदर ऑन इट्स ओन, ठीक है, आइदर ऑन इट्स ओन, लाइक से फॉर एग्जाम्पल एच कंपनी कंट्रोल्स 60% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एस कंपनी, तो एस उसकी सब्सिडरी हो गई। खुद से नहीं करते, अपने सब्सिडरी के साथ कर रहे हो ना, तो एच प्लस इट्स सब्सिडरी बोथ, दोनों मिला के ओन 70% इन S1। S1 is the subsidiary of H। समझ गए? तो स्टूडेंट्स, ऐसा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट ध्यान से पढ़ो, नोट ध्यान से पढ़ेंगे हम। A company shall be deemed to be subsidiary of the holding even if the control is of another subsidiary of the holding। मैम क्या बोल दिया आपने? सिंपल है स्टूडेंट्स, मैं एरो फॉर्मेट में बनाऊंगी ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। H owns 60% in S, S owns 70% in S1,
S1 is the subsidiary of H. Okay, S1 is the subsidiary of H. तो ये दोनों में S1 is the subsidiary of H. तो H controls S and S controls S1, तो indirectly S1 is also the subsidiary of H. ये relation है. चलो पढ़ लेते हैं. A company S1 shall be deemed to be subsidiary of H holding even if the control is of another subsidiary of the holding. मतलब भले ही वो S कंट्रोल करती है S1 को, लेकिन S को तो H ही कंट्रोल करता है ना, तो इनडायरेक्टली S1 इज द सब्सिडियरी ऑफ H. भाई फिर ये एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सपोज H कंपनी ने S में 30% वोटिंग पावर का कंट्रोल लिया है. 30%. अब देखो 50% से तो कम है, मतलब ये सब्सिडरी तो नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट तो है ना, इतना तो है ना कि हम उसे कंट्रोल कर पाएँ, उसके बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ. तो पहले कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब लॉ ने बोला देखो भाई वो तुम्हारी सब्सिडरी तो बनी नहीं, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो कंट्रोल तुम्हारा है नहीं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट तो है ना कि तुम उसे इन्फ्लुएंस कर पाओ. तो ये बन गई तुम्हारी एसोसिएट. डिस्क्लोजर्स वगैरह देने पड़ते कंसोलिडेशन में, इन सब का रेलेवेंस है. तो एसोसिएट कंपनी कौन है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी के रिलेशन में आप एसोसिएट कब होगे? इट मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट मतलब क्या? 20% से ज़्यादा आपका वोटिंग पावर पे कंट्रोल है, या फिर आप बिजनेस डिसीजंस कंट्रोल करते हो या उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आप बन गए एसोसिएट कंपनी. So in relation to another company, an associate will be one in which that other company has significant influence. But वो subsidiary नहीं है अभी तक, क्योंकि 50% से ज़्यादा influence नहीं है. It includes a joint venture company. मतलब joint venture आपने जो पढ़ा था ना 12th स्टैंडर्ड में, वही मतलब है. दो कंपनी साथ में बिजनेस कर रही हैं जॉइंट वेंचर में, वो एक दूसरे के एसोसिएट्स हुए. ये जॉइंट वेंचर में करती है, ये दूसरे के एसोसिएट्स हैं. स्टूडेंट्स जस्ट चेक आपका ये सब बराबर लिख के हो गया कि नहीं आपके वर्कबुक में? ठीक है. अदर कंपनीज में सबसे पहले हमारे पास है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. सेक्शन 8 कंपनी. इस पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं. थ्योरी ज़्यादा आती है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. अच्छा, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब क्या? ये प्रॉफिट कमाती ही नहीं है? ऐसा नहीं है, प्रॉफिट कमाती है. सिर्फ उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है. उनका मेन पर्पस क्या है? उनका पर्पस है टू प्रोवाइड प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, एजुकेशन, रिसर्च, या फिर कॉमर्स को प्रमोट करना. उनका एम इन सबको प्रमोट करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं. उसका मतलब है प्रॉफिट कमाते ही नहीं. अरे कमाते हैं, बट दे यूज़, या फिर आप बेटर वर्ड लिख सकते हो अप्लाई. ठीक है. तो स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, तो यूज़ के बदले आप लिख सकते हो अप्लाई. दे अप्लाई द प्रॉफिट, they apply the profit for promoting objects. तो वो उसे डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. they do not use it for distribution as dividend. तो वो अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के लिए यूज़ करते ही नहीं है, वो अपने ही बिजनेस के लिए यूज़ कर लेते. जो इनका पर्पस है, जो प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर है, उसी के लिए यूज़ होता है. फिर आते हैं स्मॉल कंपनी.
स्टूडेंट्स ये इस पे बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में भी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो आपको तो ये बाय हार्ट ही करनी है। स्मॉल कंपनी क्या होती है? देखो, स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज़ अ स्मॉल साइज, आप लिख सकते हो, इट इज़ अ स्मॉल साइज्ड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक को हम कोई प्रिविलेज नहीं देते कभी भी, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो इट मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी, इट्स अदर देन पब्लिक। अदर देन पब्लिक मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी होगी, लेकिन उसमें भी एक स्मॉल साइज्ड प्राइवेट कंपनी है। हुज पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 crore। 50 crore से, सॉरी 50 lakhs 50 lakhs से आपका पेड अप कैपिटल ज़्यादा नहीं है। एंड द वर्ड इज एंड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड turnover as per the latest profit and turnover as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year, ठीक है। turnover as per the profit and loss account of the immediately preceding financial year does not exceed ₹2 crores। turnover का अमाउंट हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है और आपका जो टर्नओवर है विच इज़ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से कम है, तब आपको हम स्मॉल कंपनी का प्रिविलेज देंगे। उसका वी विल कॉल यू एज अ स्मॉल कंपनी एंड वी विल गिव यू प्रिविलेजेस ऑफ अ स्मॉल कंपनी, एग्जेम्पशंस फॉर स्मॉल कंपनी। लेकिन दिस एग्जेम्पशन, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू, ये किसे अप्लाई नहीं करता, इट विल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी। अरे तुम्हें तो वैसे ही प्रिविलेजेस दिए हुए, हमने इतने एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं। इट विल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। It will not apply to companies which are formed under special act of parliament। ठीक है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा टू सेक्शन 8 कंपनीज। इट विल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इट विल नॉट अप्लाई टू कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उन्हें वैसे ही हमने प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। और अगर आप स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इनकॉर्पोरेटेड हो, आपको तो कंपनीज एक्ट वैसे भी अप्लाई नहीं करता। स्टूडेंट्स जस्ट चेक कि आपने ये सब सही लिखा है या नहीं। जस्ट चेक, देखो देखो देखो, आपकी वर्कबुक एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। हमारे लास्ट मिनट रिविजन नोट्स बन रहे हैं। ये तो मैंने दिखाया था ना आपको। चलो ठीक है, तो हमारे ना फर्स्ट 2 यूनिट्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स।